कविता शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। हाँ, कविता शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे। हमने गद्य शिक्षण की विधियाँ वो पढ़ ली हैं और अब कविता शिक्षण की विधियाँ। तो कविता शिक्षण की विधियों में प्रमुख विधियाँ हैं वो इस प्रकार से। प्रश्न कैसे बनेगा ये इसमें इम्पोर्टेंस रखना है हमें। और इसमें सबसे पहले देखिए गीत प्रणाली या गीत विधि, क्योंकि हमें कविता शिक्षण पढ़ रहे हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए नहीं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गीत विधि है वो उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा गीत सुनना पसंद करता है। गीत विधि की ये विशेषता है कि बालक प्रसन्नता से सीखता है। प्रसन्नता से सीखे वो विधि मनोवैज्ञानिक होती है, रुचिकर होती है। इसको गीत विधि क्यों कहते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि कविता एक गीत की तरह होता है और एक अध्यापक इसको गाकर पढ़ाता है, गीत की तरह गाकर। पहले खुद गीत की तरह गाकर पढ़ाता है, उसके बाद में बालक भी इसको गाते हैं, वैयक्तिक और एक समवेत दोनों रूपों में। गीत विधि है, इस पर प्रश्न पहले का पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? तो गीत विधि को माना जा सकता है। ये तीन विधियां हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। एक तो गीत विधि, एक अभिनय विधि और एक रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि है वो तो किसी भी स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयुक्त हो गई। इसमें गीत विधि में कविता जो है उसकी प्रकृति या विषय वस्तु वो देखनी पड़ेगी कि वो गीत के द्वारा पढ़ाई जा सकती है या नहीं। अगर कविता गद्यात्मक रूप में है, जैसे आधुनिक कविताएं हैं, तो उनको गीत के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। गीत विधि में सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन ही होता है। वो जितना प्रभावी होता है वो विधि भी उतनी प्रभावी होती है, टीचिंग या शिक्षण भी उतना ही प्रभावी होता है। यानी किसी भी कविता को हम एक लय, ताल आदि के अनुसार उसको उचित ढंग से गाकर पढ़ाएं तो उसका आनंद बालक ले सकेंगे। बालक स्वयं भी कविता को गाते हैं। गीत का एक तात्पर्य और भी होता है, और वो ये होता है कि गीत से भावाभिव्यक्ति है वो अधिक संप्रेषणीय होती है। यानी एक तो हम सामान्य रूप से कहेंगे, एक हम गीत गाकर कहेंगे। तो गीत गाकर के कहना है उसमें भावों का प्रकाशन प्रभावकारी होगा, प्रभाव उत्पादक होगा। जैसे कोई भी है भाई, छोटे बच्चों के गीत हैं उसके अनुसार है। जैसे मान लीजिए टूटे फूटे स्वर में एक नन्ही बेटी है वो अपने पापा से कहती है, तो उसके कहने के माध्यम से, और एक तो हम इसको है कि भाई 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया ले आना, भाई ये बेटी है वो बाप से कह रही है। इसको एक तो सीधे तौर पर ऐसे कह दिया, एक इसको टीचर यानी शिक्षक है वो गाकर बताएगा, तब उसमें क्या है भाव पैदा होंगे, और बालक है वो उसको फिर बार बार गाना चाहेगा। हमारा कविता शिक्षण का उद्देश्य भी इसी से पूरा होगा। जैसे मैं आपको 2 पंक्ति है वो बताऊं कि कैसे पढ़ाएं इसी को, और उसमें ये है
सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया ले आना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया ले आना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ये क्या है? इससे बच्चे हैं वो क्या है? भावपूर्ण होंगे। ये एक सीधा ही कह दिया तो दोनों में अंतर होगा। अगर इसके साथ अभिनय और किया जाए तो वो फिर वो कौन सी विधि बन जाएगी? अभिनय विधि बन जाएगी। इसमें एक विशेषता होती है कि गीत विधि से उस कविता को ही पढ़ाया जा सकता है जो सरल और ध्वन्यात्मक हो। सरल और ध्वन्यात्मक में आपको बताया था ना कि ध्वन्यात्मक कविता किसको कहते हैं। ये देखिए आप, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक वो है जिसमें जो नादात्मक है। सरल व, क्योंकि प्रश्न है वो किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, सरल व ध्वन्यात्मक कविताओं को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है तो वो कौन सी है? गीत विधि है, सरल और ध्वन्यात्मक। अब दूसरी विधि देखिए आप कि गीत विधि है, उसमें एक कमी हम ये निकाल सकते हैं कि हर कविता को गाकर नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरी इसमें यह है कि शिक्षक है उसको गाना आना चाहिए। अगर गाना नहीं आता है तो भी ये विधि प्रभावी नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर के प्राथमिक स्तर पर यह विधि अच्छी मानी जा सकती है। दूसरी है वो अभिनय विधि, यानी कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो फुल ऑफ एक्शंस होती हैं। ये कौन सी कविताओं को हमें अभिनय विधि से पढ़ाना चाहिए? जिनमें क्रियात्मकता ज्यादा है, जिनमें क्या है? क्रियात्मकता अधिक है। ऐसी कविताओं को गाने के साथ साथ में अभिनय करके भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप की कविता है, उसमें अभिनय है वो ज्यादा प्रभावी है, इसलिए बालक है वो गीत को भी पसंद करता है और अभिनय को भी पसंद करता है। इन दोनों ही शिक्षण विधियों में अर्थ, या जिसको हम ये कहें शब्दार्थ, शब्दार्थ गौण होता है। शब्दार्थ का महत्व नहीं होता, व्याख्या का महत्व नहीं होता, शब्दों के अर्थ हाशिए पर चले जाते हैं। इनमें जो है वो प्रधानता किसकी होती है? गाने की, ध्वन्यात्मकता की, इसमें क्रियात्मकता की। दोनों विधियों का मिला हुआ रूप यानी समन्वित रूप है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए दोनों को मिलाकर के हम गीताभिनय विधि भी कहते हैं। अगर ये आ जाए कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, उसमें एक आ जाए गीत विधि, दूसरे विकल्प में अभिनय विधि, तीसरे में गीताभिनय विधि, तो कौन सा हो जाएगा? गीताभिनय। ये अभिनय का है। इसके बाद में वही विधियां शुरू होती हैं जो हमें गद्य शिक्षण में ले चुके हैं, यानी व्याख्या विधि। लेकिन इससे पहले, व्याख्या से पहले पहला स्वरूप लेंगे अर्थबोध विधि या अर्थ कथन विधि। ये तीसरी विधि के रूप में। अर्थ कथन विधि हमने गद्य शिक्षण में भी ली थी। दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, यानी दोनों में अंतर है वो क्या रहेगा कि इसमें अर्थबोध के साथ साथ में भावबोध पर भी बल दिया जाता है, जबकि गद्य शिक्षण में भाव महत्वपूर्ण नहीं है। यह विधि कविता शिक्षण के लिए कतई उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें नीरसता आ जाती है। कविता है वो
गद्य बन जाती है या कविता है उसमें शुष्कता आ जाती है। इससे शिक्षण में नीरसता आने के कारण ये विधि मनोवैज्ञानिक व रुचिकर नहीं है, इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में बहुप्रचलित है, यानी बहुत सारे अध्यापक हैं वो इसका प्रयोग ही करते हैं। तो ये उपयुक्त विधि नहीं है। इसमें वही है, कविता के साथ साथ में शिक्षक उसका सरलार्थ भी बता देता है। यही विधि कौन सी है? इसको ही अर्थबोध विधि कहते हैं, यही अर्थ कथन विधि है। तो ये अर्थबोध विधि है जो कि उपयुक्त नहीं है। इसके बाद में फिर व्याख्या शुरू होती है। ये देखिए व्याख्या विधि। व्याख्या विधि हमने गद्य शिक्षण में भी ली थी। यहां व्याख्या में और गद्य शिक्षण व्याख्या में थोड़ा अंतर रहेगा। इसमें व्याख्या भावों की अधिक होगी, जबकि गद्य शिक्षण में विचारों की अधिक होती है। वहां किसकी होती है? अगर हम यूं कहें कि व्याख्या के हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक शब्द व्याख्या और एक भाव व्याख्या। तो गद्य शिक्षण में शब्द व्याख्या होती है, जबकि पद्य शिक्षण में भाव व्याख्या होती है। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर पर बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन ये विधि भी मनोवैज्ञानिक नहीं है, रुचिकर नहीं है। इसमें केवल अर्थ ही नहीं बताया जाता, बल्कि उसमें निहित शब्दों या भावों की अनेक प्रकार से व्याख्या भी की जाती है। अब व्याख्या करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये व्याख्या विधि होगी। व्याख्या विधि के बाद में एक नाम आपने सुना होगा, व्यास विधि। ये देखिए व्यास विधि। व्यास किसको कहते हैं? एक तो आपने ये पढ़ा है कि भाई समास का विलोम होता है, ये तो व्याकरण में पढ़ा है ना आपने, समास का विलोम होता है। व्यास मानी विस्तार। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि कभी आपने कथा सुनी है, उसमें व्यास पीठ होती है, इसलिए व्यास है वो कथावाचक को कहते हैं। शिक्षक कथावाचक की तरह उदाहरण, दृष्टांत, अंतः कथाएं, इनका प्रयोग करते हुए व्याख्या करता है, पढ़ाता है। वो कौन सी विधि कहलाती है? व्यास विधि। व्यास विधि में शिक्षक को विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। वो किसी भी चीज को है ना वो उससे जोड़ देगा, कथा से, प्रसंग से, उपकथा से, उसमें निहित किसी उदाहरण से, किसी घटना से जोड़कर उसको और अधिक स्पष्ट किया जाता है। वैसे व्यास विधि है वो व्याख्या का ही एक रूप है, बस ये थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कह देते हैं। ये व्यास विधि है। व्यास विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इसके बाद में देखो तुलना विधि। तुलना विधि में समान भाव की दूसरी कविता से तुलना करके पढ़ाया जाता है, यानी जो कविता पढ़ाई जानी है उस तरह की दूसरी कविता है, उसकी तुलना करके पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी शिक्षक को विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। मान लीजिए शिक्षक है, उसको दूसरी जो कविता है वो आती नहीं, तो वो कैसे पढ़ाएगा? इसलिए जरूरी हो गया कि शिक्षक को भी इस प्रकार की अनेक कविताओं का ज्ञान होना चाहिए। इसका प्रयोग भी प्राय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर ही किया जाता है। छोटे बालकों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन छोटे बालकों को इस विधि द्वारा पढ़ाया जरूर जा सकता है, क्योंकि छोटी कविताएं हैं, उनमें भी समभाव की कविताएं पाई जाती हैं। तो ये तुलना विधि। इसके बाद में समीक्षा विधि, सातवीं विधि देखिए, समीक्षा विधि जो हम पहले ले चुके हैं।
ये व्याख्या का उच्चतम स्तर होता है। इसमें छंद, अलंकार, रस आदि का परिचय देते हुए शिक्षण करवाया जा सकता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। जब बालक को भाषिक तत्वों का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद ही समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त विधि नहीं है। और लास्ट में अंतिम विधि है, वो देखिए आप, रसात्मक विधि। रसात्मक विधि, इसको रसात्मक विधि इसलिए कहते हैं कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रागात्मक या रसात्मक या सौंदर्य अनुभूति ही होता है। और रसात्मक इसलिए कहते हैं कि इसमें अर्थ के बजाय रस को या भावों को अधिक प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसको रसास्वादन विधि कहते हैं। शिक्षक चाहे किसी भी विधि से पढ़ाए, बालक हैं वो कविता में रसानुभूति उनको हो, यानी वो रस की अनुभूति करें। इसलिए ये पर्टिकुलर शिक्षण विधि नहीं मानी जा सकती। हर स्थिति में, हर स्तर पर कविता शिक्षण में रसानुभूति है वो तो प्रमुख है ही, तो ये हर लेवल पर उचित मानी जाती है। लेकिन ये कोई पर्टिकुलर विधि के रूप में विकसित नहीं हो पाई है। वैसे प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये था कविता शिक्षण की विधियों के बारे में। तो कविता शिक्षण की विधियों के बारे में कोई खास प्रश्न है वो नहीं बनते हैं, केवल ये होता है कि निम्नलिखित में से कविता शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी अनुपयुक्त मानी जाती है, किस स्तर पर मानी जाती है, और या फिर कौन सी विधि है वो इसके लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त विधि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसमें प्रश्नोत्तर या खंडान्वयन विधि है वो कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। खंडान्वयन ये उपयुक्त क्यों नहीं है, ये हम गद्य और पद्य में अंतर में भी लेंगे। खंडान्वयन का मतलब है कि कविता को कुछ भागों में बांटकर पढ़ाना, लेकिन इसे बच्चा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कविता को आगे, यानी कविता में रसानुभूति तभी हो सकती है जब उसको एक अन्विति में पढ़ाई जाए, यानी एक से अधिक अन्वितियां या टुकड़े उसके कर लिए गए तो बच्चे के भाव तार तार हो जाते हैं, अर्थात उनके भाव ग्रहण में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए खंडान्वयन विधि गद्य शिक्षण के लिए तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन पद्य शिक्षण के लिए नहीं। अब कुछ चर्चा हम करेंगे कि पद्य शिक्षण में यानी कविता पढ़ाते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम ये लेंगे कि कविता शिक्षण में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी जो चीज है वो कविता शिक्षण में किन किन बातों से हम बचें, उनमें से सबसे पहले हम ये ले सकते हैं कि कविता शिक्षण में मौन वाचन को ना कहें, यानी मौन वाचन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मौन वाचन का उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज है वो ये ध्यान में रखनी है कि अर्थ के स्थान पर भाव को प्रधानता, अर्थ के स्थान पर किसको प्रधानता दी जाती है, भाव को प्रधानता दी जाती है। तीसरी बात है वो ये है कि लिखित कार्य में कमी, लिखित कार्य है वो उसको वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि लिखित कार्य बालक कविता गाते और सुनते समय पसंद नहीं करता है, यानी उसके भाव ग्रहण में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लिखित कार्य कम होना चाहिए। लिखित कार्य कम होगा इसका मतलब श्यामपट्ट का कम प्रयोग, यही तो मतलब हुआ भाई, श्यामपट्ट का प्रयोग ही कम, श्यामपट्ट का कम प्रयोग। मान लीजिए कविता है उसमें इस तरह का कोई शब्द आ गया, उसकी हमें व्याकरणिक व्याख्या करने लग जाए तो ये भी कविता शिक्षण में उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ ये होगा कि
व्याकरणिक नियम नहीं बताए जाए, व्याकरणिक ज्ञान नहीं करवाना है। वैसे भी प्राथमिक कक्षा में तो व्याकरण शिक्षण उचित भी नहीं होता। ये हमें व्याकरण शिक्षण में हम पढ़ेंगे, वो अलग है कि व्याकरण शिक्षण है वो छठी कक्षा से शुरू करें या मिडिल के बाद ही शुरू करें, वो तो अलग अलग ओपिनियन है, उसकी कोई एक राय नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ये बातें ध्यान में रखनी है कि कविता शिक्षण में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये यथासंभव प्रश्न कम करें। अध्यापक को बोध प्रश्नों के स्थान पर प्रशंसात्मक या श्लाघात्मक प्रश्न करने चाहिए। ऐसे प्रश्न जो सौंदर्य अनुभूति से संबंधित हो, उन प्रश्नों को ही महत्व दिया जाना चाहिए। तथ्यात्मक जानकारी देने वाले जो प्रश्न हैं या उनकी डिमांड करने वाले जो प्रश्न हैं वो हमें इसमें नहीं लेने। ये कविता शिक्षण में ध्यान रखा जाएगा। अब हमने दोनों शिक्षण पढ़ लिए, गद्य शिक्षण भी और पद्य शिक्षण भी। दोनों में अंतर बताओ आप। गद्य शिक्षण भी आपने पढ़ लिया और पद्य शिक्षण भी पढ़ लिया, अब दोनों में आपको अंतर बताना है। क्या अंतर बताओ? सुन नहीं रहा कुछ। चलो एक अंतर है वो ये देखिए, यहां हम ले रहे हैं गद्य शिक्षण। गद्य और पद्य में अंतर नहीं कर रहे हैं हम गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर कर रहे हैं। तो गद्य व पद्य शिक्षण में अंतर। तो पहली जो बात है ना वो ये है कि गद्य शिक्षण में विचारों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें भावों की प्रधानता होती है। हो गया? इनमें अंतर करने के लिए इसके अलावा आप 3 बातें चुन लें, प्रश्न वहां से आ सकता है। पहली बात है आप अंतर करोगे उद्देश्य से। गद्य शिक्षण का वो उद्देश्य प्रमुख नहीं है जो पद्य शिक्षण का है। तो गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक की तार्किक या अवबोध शक्ति का विकास करना, यानी बालक में तार्किक क्षमता आ सके, वो अवबोध कर सके। इसीलिए तो इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही क्या होता है? अवबोधात्मक। तो इसमें तो किसको महत्व दिया जाएगा? अवबोध को या फिर तार्किक क्षमता। लेकिन ये उद्देश्य वो पद्य शिक्षण का नहीं होता। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति या सौंदर्य अनुभूति, जो इसके माध्यम से ही होगी। जो रस की अनुभूति करेंगे वही उसके सौंदर्य को जान सकेंगे। एक तो उद्देश्य को लेकर के अंतर हो गया। अब उद्देश्य में और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वाला आपको खास ध्यान रखना है। अगली बात देखो इसमें कि वाचन को लेकर के, वाचन को लेकर के प्रमुख अंतर है, इस पर ही ज्यादातर प्रश्न पूछा गया है। तो वाचन को लेकर के बताइए कि क्या गद्य शिक्षण में मौन वाचन महत्वपूर्ण है, जबकि पद्य शिक्षण में मौन वाचन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कौन सा वाचन है वो सर्वप्रधान है? सैस्वर वाचन है। सैस्वर वाचन में भी छोटी कक्षाओं में समवेत वाचन सबसे अधिक प्रभावी है। समवेत सैस्वर वाचन। तो इसमें सैस्वर वाचन और इसमें कौन सा? मौन वाचन। ये अंतर हो गया, यानी मोटे अंतर ध्यान में रख लो आप। दूसरी बात है व्याकरण को लेकर के। तो व्याकरण को लेकर के हम अंतर करेंगे तो
बताओ गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में से कौन से शिक्षण में हमें व्याकरण को महत्व देना चाहिए? गद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण में यहां ये व्याकरणिक नियम भी बताना इसका उद्देश्य होता है, इसलिए व्याकरण को प्रमुखता दी जाती है। हालांकि आजकल नए शिक्षण में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हमें पद्य शिक्षण की तुलना में मानना है, और इसमें व्याकरण को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, व्याकरण का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मुख्य अंतर है वो ये भी करते हैं कि गद्य शिक्षण इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जबकि कविता शिक्षण में भाव तत्व की या रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। गद्य शिक्षण में बोध प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में बोध प्रश्नों के स्थान पर श्लाघात्मक या प्रशंसात्मक प्रश्न है उनको महत्व दिया जाता है। तो ये दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। चलो मान लीजिए एक प्रश्न आ गया परीक्षा में, और वो प्रश्न ये है कि जैसे हमने गद्य के भी पाठ पढ़े थे ना, गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शिक्षण के आधार पर 2 प्रकार के, विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रकार के। ऐसे ही कविता शिक्षण के भी पाठ होते हैं। तो कविता शिक्षण के पाठ कितने प्रकार के होते हैं? कविता शिक्षण के पाठ सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, कविता शिक्षण के पाठ। कविता शिक्षण के पाठ 3 प्रकार के होते हैं, और इनको अच्छी तरह से समझना है। ये देखिए आप, बोध पाठ, दूसरा है वो रस पाठ, तीसरा है उपयोजन पाठ। उपयोजन पाठ। प्रश्न यह आ गया कि पाठ, कविता पाठ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होते क्या है ये भी तो जानना है शिक्षण विधियों। हमें ये जानना होगा कि ये आखिर होते क्या है, ये भी तो हम जाने। तो बोध पाठ है, इससे क्या तात्पर्य है आपका? बोध पाठ किसे कहते हैं? बोध पाठ वो होते हैं जिनकी विषय वस्तु क्लिष्ट होती है, इसलिए उनका अर्थ समझाना पहले जरूरी होता है। ऐसे पाठ हैं वो क्या कहलाते हैं? बोध पाठ कहलाते हैं। तो मान लीजिए इस तरह की कविता है, सूर्यमल मिश्रण की कविता है, या हम दूसरा ले सकते हैं कि ऐसी कोई लोकल भाषा में यानी स्थानीय भाषा में कविता है जिसमें हम शब्दों का अर्थ जानते ही नहीं है, तो वो कविता में कौन से पाठ में आएगा? बोध पाठ में आएगा। पृथ्वीराज रासो का एक अंश अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ते ही रहो, चाहे अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले शब्दार्थ का ज्ञान होना, उसका बोध होना आवश्यक होता है। ऐसे पाठ बोध पाठ कहलाते हैं। कहने का मतलब बोध पाठ है, इनकी विषय वस्तु क्लिष्ट होती है, कठिन कविताओं को ही बोध पाठ कहते हैं। दूसरा है रस पाठ। रस पाठ ऐसी कविताएं जो सरल हैं, हमें आसानी से समझ में आ सकती हैं, उनका सीधा ही सरलार्थ करके शिक्षण करवाया जा सकता है। इसमें रसानुभूति ही प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रस पाठ कहते हैं। फिर उपयोजन पाठ है, क्योंकि हमें ये तो दोनों नाम से भी समझे जा सकते हैं, लेकिन ये उपयोजन पाठ है, ये क्या होता है? उपयोजन पाठ। उपयोजन पाठ है वो किसको कहेंगे? उपयोजन पाठ से तात्पर्य पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा लिखवाया हुआ भी है भाई। उपयोजन पाठ, उपयोजन पाठ के रूप में हम किस प्रकार की कविताएं या इसमें हम क्या लेंगे? एक तो यह कि भाई
बोध भी हो गया और रस भी हो गया। ठीक है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं केवल, लेकिन वो अनुमान सही है या नहीं ये अलग बात है। तो इसके रूप में जैसे है कि दोनों का समन्वित रूप, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये उपयोजन पाठ है नहीं है। उपयोजन पाठ है, उसके मायने अलग होते हैं। विस्तृत चर्चा हम अभी लिखित रूप में करेंगे, क्योंकि आपको लिखवाया नहीं। मैंने सारा बता तो दिया ही आपको, लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बोले बिना लिखे तो पढ़ाई को नहीं, बात ये देखनी है। हाँ, कुछ में जैसे भाई गर्मी है, गर्मी में थोड़ा ध्यान रखें, ये चलो आज वो तो आई नहीं, आई फैन मेरे याद ही नहीं है। तो हम अब इन सब को लिख लें। लिखने से पहले एक चीज और है, और वो ये कि अभी क्या है कि गर्मी शुरू ही हुई है ना, इसलिए हमें आदत नहीं पड़ी है। क्योंकि नहीं, एक बार क्या हुआ कि नेहरू जी है ना, नेहरू जी है, वो पागल खाना चेक करने के लिए गए थे। जेल खाना नहीं, बल्कि पागल खाना। तो पागल खाने में तो क्या पागल ही पागल होते हैं। तो नेहरू जी तो अपनी कोट और टाई लगा करके जा रहे थे निरीक्षण में, लेकिन एक ताजा ही पागल आया हुआ था। वो जो ही जाने लगे तो नेहरू जी के झटपट लगाई, क्योंकि वो क्या समझे नेहरू जी को। तब नेहरू जी ने सोचा कि कोर्ट ही पकड़ लिया इसने, तो एक प्रधानमंत्री का और कोर्ट पकड़ लिया। तो उसने कहा कि तुम जानते नहीं मुझे, मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जानते नहीं हो मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तब एक दूसरा पागल जिसको 15-20 दिन हो गए थे, यानी वो थोड़ा सयाना हो गया था, वो देख रहा था, सुन रहा था। तब उसने कमेंट किया, उसने कमेंट है वो मारवाड़ी में किया। बोले बात ये कि मैं भी आया अंजद ये क्या करता, हाँ, और थोड़े दिन बाद में तेरे भी, हाँ, यानी तू भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। तो ये क्या है कि वातावरण एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एक बार हमें ऐसा लगता है, अब देखो कितनी गर्मी, कोई दूसरा है नया स्टूडेंट, तो वो इसमें बैठना पसंद नहीं करेगा, और हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वातानुकूलित हो जाएंगे। यानी हमें इससे कोई ज्यादा नहीं है। गर्मी में दिमाग गर्म रहता है, ज्यादा चलता है, कंसेंट्रेशन बना रहता है। देखो बिजली अगर चली जाए, गुल हो जाए कुछ समय के लिए, तो कितनी शांति हो जाती, हमें ज्यादा समझ में आता है या नहीं आता है। वे हमारे पूर्वज थे, उनके भी पूर्वज थे, तो बिजली थोड़ी थी उस समय, लेकिन फिर भी हमसे कम दिमाग थोड़ी रखते थे वो, हमसे कम काम थोड़ी किया, हमसे कम थोड़े ही लिखा उन्होंने। तो ये सब बातें हैं वो परिस्थिति के अनुसार होती हैं, परिस्थिति जन्य हैं, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ेगा। और अब आप इसमें लिख लो, ये लिखने की प्रक्रिया वो शुरू कर लो। सबसे पहले लिखो कविता शिक्षण की विधियां, जिसमें गीत विधि लिख लो। गीत विधि पहली शिक्षण विधि है, वो कौन सी है? गीत विधि। लिखो, इसमें कविता को